हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस मनोकामना पूर्ण श्रृंखला का मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन वीडियो। ऐसा क्यों? सभी वीडियो बहुत अच्छे हैं जहां पर आपको सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है, लेकिन ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो ज्योग्राफी मेरा सबसे फेवरेट विषय है। साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक भी है जब हम पृथ्वी की अंदर की चीजों को जानते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी आंतरिक संरचना कैसी है इसके विषय में हम जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि यह टॉपिक बहुत ही शानदार है। परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और आगे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। आप देख पाओगे ये क्या भाई, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखेंगे सर, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? हमको उसको बोलते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला जो भाग है जिस पर हम रहते हैं, है ना, जिस पे हम रहते हैं, स्थल मंडल है। वो स्थल मंडल के स्टार्ट हो जाती हैं परतें। सबसे ऊपर भूपर्पटी है, उसके नीचे आपका प्रवार जिसे मेंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे क्रोड बोलते हैं, है ना, क्रोड है। तो तीन परतों में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटेंगे। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी जुटा पाना बहुत कठिन है क्योंकि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। हम आंतरिक भाग में ऐसा तो है नहीं कि भौतिक रूप से किसी भी चीज को अंदर जाकर के देख पाए। हम सिर्फ अनुमानित तरीके से क्या कर पाते हैं, इन चीजों को अनुमान लगा पाते हैं। हम बात करेंगे आगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें आप देख पाएंगे कि सर पृथ्वी क्या है। इस प्रकार से आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम जैसे ही जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, तो सबसे ऊपर आपको मालूम है क्रस्ट है। क्रस्ट को मतलब भूपर्पटी है। उसके नीचे जैसे हम जाएंगे मेंटल वाला भाग पड़ता है। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो उसके केंद्रीय भाग यानी क्रोड पड़ता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। यानी प्रत्यक्ष रूप से क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि अगर ये पृथ्वी के ऊपर वाला भाग होता तो हम कोई भी सैटेलाइट भेज सकते थे, है ना, कोई भी अन्य उपकरण ऐसा प्रयोग कर सकते थे जिससे हम पृथ्वी के बाहरी वातावरण या बाहरी जो भी वातावरण है उसमें जानकारी जुटा सकते थे। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसमें प्रत्यक्ष तरीके से जानकारी न जुटा पाना ये क्या है भाई, एक साधन क्या है, अप्रत्यक्ष तरीका है। हम अप्रत्यक्ष माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में क्या होती है? तापमान में और घनत्व दोनों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो दाब के साथ साथ घनत्व बढ़ता है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में, दाब में और घनत्व तीनों में वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, है ना, एक बार और पढ़ो। 32 मीटर की गहराई में जाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। 32 मीटर गहराई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि देखी जाती है। हम बच्चों याद रखेंगे इस चीज का, है ना। चलिए हम बात करें आगे कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जब भी बात की जाएगी, इसकी जानकारी देने के लिए एक प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं। उनका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया और इनको नहीं मालूम था। इन्होंने कभी भी ये थोड़ी बताया था कि सबसे ऊपर भूपर्पटी है, नीचे प्रवार है, सबसे नीचे क्रोड है। ये बिल्कुल नहीं बताया इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो नीचे से तरल पदार्थ निकलते हैं, किसकी क्रिया के दौरान? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, उसके बिहाफ पर इन्होंने अनुमान लगाया और इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा और नंबर 3 निफे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये एडवर्ड स्वेस की बात कर रहा हूं। एडवर्ड स्वेस ने कभी भी क्रोड मेंटल और क्रस्ट के आधार पर नहीं बांटा। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको सीमा, सियाल और निफे में बांटा। सबसे ऊपर सियाल था। सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को उन्होंने कहा कि यह सियाल का क्षेत्र है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र, जो दूसरा वाला था हिस्सा था, इसको इन्होंने सीमा कहा, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। सबसे केंद्रीय भाग इसमें निफे कहा, इसमें निकेल और फेरस तत्वों की प्रधानता है। तो ये 3 भाग आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि किस भूगोलवेत्ता के द्वारा पृथ्वी को 3 भागों सियाल, सीमा और निफे में बांटा गया है। तो आप तुरंत बताएंगे एडवर्ड स्वेस के द्वारा
ऐसा बेटा क्या किया गया, ऐसे तत्वों में बांटा गया है। बात जैसे करेंगे आगे तो आप करेंगे, सबसे पहले अगर सियाल की बात करें तो सियाल इसको क्यों कहा गया, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, उसको हमने सियाल क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि इस परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है ना। इसीलिए एडवर्ड स्वेस ने कहा कि जो ऊपर वाली परत है ये क्या है भाई, ये सियाल परत है। इसकी जो मोटाई इन्होंने बताई, इस परत की इन्होंने मोटाई बताई कि यह 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक मोटी है। यानी जो एडवर्ड स्वेस है, इन्होंने कहा कि जो सियाल परत है ये 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। इसमें इसकी जो प्रकृति कैसी है, ये प्रकृति अम्लीय है, ये क्षारीय नहीं है, ये पूरी की पूरी जो परत है वो अम्लीय है। जब हम आगे पढ़ेंगे क्रस्ट को तो मैं क्रस्ट में आपको बताऊंगा कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो अम्लीय है और नीचे वाला क्षेत्र क्षारीय है, ये क्रस्ट के अंतर्गत। लेकिन इन्होंने जब सियाल के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि पूरी की पूरी जो सियाल वाली परत है ये पूरी की पूरी अम्लीय है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसी अम्लीय परत पर क्या पाए जाते हैं, महासागर और महाद्वीप पाए जाते हैं। इसी सियाल वाले क्षेत्र में महासागर और महाद्वीप पाए जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जब नीचे का या बीच वाली परत का जो तप्त मैग्मा होता है, ये पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है, पृथ्वी का जो कमजोर परत होती है, उसको फाड़कर जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो वो ऊपर ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में वो एक विशाल पर्वत का निर्माण करता है। तो इन्होंने कहा कि ऊपर क्या होता है, ऊपर महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। यानी इसी सियाल परत में महासागर और महाद्वीपों की प्रधानता पाई जाती है। याद रखिएगा, इसी पर इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। ग्रेनाइट चट्टानों क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ग्रेनाइट चट्टानें वहीं होंगी जहां पर ज्वालामुखी के उद्गार होते रहे होंगे, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ही ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि ग्रेनाइट चट्टानें कहां पर बनती हैं, जहां पर ज्वालामुखी के उद्गार बार बार होते रहते होते हैं, है ना। चलिए हम बात करें अटलांटिक महासागर में, इसकी जो गहराई है वो 29 किलोमीटर है। यानी एडवर्ड जो वर्ड हम बताते हैं, एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि जो आपकी सियाल परत है इसकी जो गहराई है वो मात्र 29 किलोमीटर कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में इन्होंने इसका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करके इन्होंने ये सब बातें बताई। बाद इसमें दूसरा जो बताते हैं सीमा के बारे में। सीमा का मतलब, इसे सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी परत है और दूसरी परत में किसकी प्रधानता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। भाई जो दूसरी वाली परत है ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ये जो दूसरी परत है यहां से लेकर यहां तक, इसमें कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं बच्चों, ये आपके दो तत्व हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को इन्होंने सियाल का नाम दिया है, सॉरी इसको सीमा का नाम दिया है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, पृथ्वी का मध्य भाग है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से क्षारीय है ना, रासायनिक रूप से क्या, ये क्षारीय है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है या पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है वो कैसा है, तो वो अम्लीय है। और जो पृथ्वी का जो मध्य वाला भाग है इसको मेंटल या प्रबार, एडवर्ड के द्वारा इसको क्या कहा गया है, सीमा कहा गया, ये कैसा है, तो ये क्षारीय भाग है। इसमें यही वो भाग है जहां पर जितने भी तत्व है ना वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, और इन तरल अवस्था में जो तत्व होते हैं वो फ्लो करते हैं, इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, याद रखना, यही मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूपृष्ठ पर आता है और ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण करता है। याद रखना आप लोग, यही जो मैग्मा है जो कि पृथ्वी के मध्य वाले भाग में फ्लो करता रहता है, मध्य वाले भाग में फ्लो करता रहता है। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर क्यों नहीं होता, ये क्रस्ट वाले भाग में या सियाल वाले भाग में क्यों नहीं होता, क्योंकि सियाल वाले भाग में टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, दाब उतना ज्यादा नहीं होता है, डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं होती है। इस क्षेत्र की डेंसिटी भी ज्यादा है, आपकी इस क्षेत्र में टेम्परेचर भी ज्यादा है और इसमें प्रेशर भी ज्यादा है। इसके कारण जो इसके अंदर जो तत्व है ना वो अम्लीय मात्रा में आ जाते हैं और चारों ओर फ्लो करने लगते हैं। जैसे ही उनको कहीं भी पृथ्वी की भूपरपटी कमजोर दिखती है उसको तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, आप उसको ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। और वहां पर क्या है, पृथ्वी की भूपरपटी पर वो चट्टानों के रूप में विस्तृत हो जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ये जो सीमा वाला क्षेत्र है इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के क्षेत्र में आप लोग इसकी गहराई को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। ये निफे वाला क्षेत्र, निफे इसको क्यों कहा गया, निफे इसलिए कहा गया क्योंकि इस वाले तीसरे वाले भाग में जो आपको बीच में दिख रहा होगा ना, ये आपको दिख रहा है बीच वाला भाग,
बीच वाला भाग अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो ये आपका निफे वाला क्षेत्र है। इसमें जो है तत्व कौन से ज्यादा प्रधानता में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर निकिल और फेरस। निकिल और फेरस जो तत्व हैं इनकी प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को निफे कहा गया है। यह पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक परत है ना, इसमें घनत्व ज्यादा होता है ना, इस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसमें निकिल तथा लोहे की अधिकता है, इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है ना, सबसे अधिक। देखो स्वेस महोदय ने, जो एडवर्ड स्वेस थे, उन्होंने सभी चीजों के बारे में बताया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से कितना कितना घनत्व प्रत्येक परत में होता है। इन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर, इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर और वैज्ञानिक आए और भूगोलविद आए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करके बताया कि सियाल वाला क्षेत्र जो है ये इसका जो औसत घनत्व है वो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं सीमा वाला क्षेत्र है उसका घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और निफे वाले क्षेत्र का घनत्व 11 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब है। ये एडवर्ड स्पेस जो आपके कौन थे, स्वेस थे, एडवर्ड स्वेस की अवधारणाओं के आधार पर अन्य भूगोलविदों ने बताया, ये इनके द्वारा नहीं बताया गया है। आगे आप देखेंगे भी, मैंने आपको यहां पर लिख रखा है कि स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, लेकिन इसको ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। इन्होंने अनुमानित रूप से बताया था कि पृथ्वी का घनत्व इतना हो सकता है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया। लेकिन इनकी अवधारणाओं के आधार पर, इनके जो भी कंसेप्ट थे उनके आधार पर जो और भूगोलविद थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से सटीक थ्योरी दी, और उन्होंने जो पृथ्वी की परत है ना, भूपृष्ठ से लेकर अंदर तक, इसको 3 भागों में बांटा। जो अन्य भूगोलविद आए उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, आंतरिक भाग है, उसको एडवर्ड जो स्वेस थे इनके ही आधार पर 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहां पर आप थोड़ा याद रखेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है वो कौन सा वाला भाग है भाई? इस वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, यानी जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है इसको क्रस्ट कहा जाता है। इतना वाला क्षेत्र क्रस्ट है, ये आपका प्रवार है, और ये आपका मेंटल है, ये आपका सॉरी ये आपका क्रोड है। तो क्रोड, प्रवार और क्रस्ट, ये किसने बांटा है? ये अन्य वैज्ञानिकों ने बांटा है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। तो अब हम जो प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे वो क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम क्रोड के बारे में बात करते हैं। क्रोड कौन सा भाग है? ये क्रोड जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं, मध्य भाग को प्रवार या मेंटल बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग है जिसपे हम आप लोग रहते हैं, महाद्वीप महासागर है ना, नदियां झरने नाले यहीं पर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा भूपृष्ठ कह लो, या भूपरपटी कह लो, या क्रस्ट कह लो, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। हम अब एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। ये है कंसेप्ट जो आपको जानना है, जहां से प्रश्न आता है। अब आप स्वयं कहेंगे कि सर इतना पढ़ लेने के बाद भी कुछ बच पाएगा क्या? नहीं बचेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अब क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिस पर हम और आप लोग रहते हैं। जब पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है तो यहां पर ये अम्लीय भाग है। याद रखना, ये कैसा भाग है? प्रकृति में ये अम्लीय है। इस पर क्या क्या पाया जाएगा भाई? महासागर इसी पर पाए जाते हैं, है ना, महाद्वीप इसी पर पाए जाते हैं, समुद्र नाले नलियां जितने भी हैं वो इसी पर पाए जाएंगे, पर्वत पहाड़ पहाड़ियां इसी पर पाए जाते हैं, घास के मैदान इसी पर पाए जाते हैं। मतलब ये ऊपर वाला भाग है जिस पर हम और आप लोग रहते हैं। याद रखिए आप लोग इस बात को, ठीक है। भूपरपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। आप स्वयं देख पाएंगे। देखो मैंने यहां पर एक आपके लिए इमेज लगा रखी है, आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि जो भूपृष्ठ है ना, भूपृष्ठ पे जो भूपृष्ठ पर अगर हम महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीप क्या है? अपेक्षाकृत महासागरी भाग से ऊपर होते हैं। ये आपका महासागरी भाग है ये वाला, और इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर आपका भूपृष्ठ वाला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम महाद्वीपीय भाग बोलते हैं, जिसको हम महाद्वीपीय भाग बोलते हैं। महाद्वीपीय भाग का निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण हुआ है उस समय, हो सकता है कि कहीं पर ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई हो, या कहीं पर वैसे ही क्या है स्थल खंड का भाग हुआ हो जो ऊपर उठ गया हो। किसके कारण? प्लेट टेक्टोनिक कारण, प्लेटों के खिसकने के कारण। तो ये भाग अपेक्षाकृत क्या है? ये समुद्री भाग से ऊपर उठ गया है, इसीलिए जलमग्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मानव का निवास है, या यहाँ पर बड़े विस्तृत जंगल पाए जाते हैं, या यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय भाग के अलावा, मतलब जो आपका जो जलीय भाग है या महासागरीय भाग है, वो अपेक्षाकृत नीचा है।
ठीक है भाई, तो याद रखेंगे, आपको मैंने बता दिया है कि भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों पर अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की जो औसत मोटाई है वो लगभग कितनी है, 5 किलोमीटर है। किसकी बात कर रहे हैं, महासागरों के नीचे। लेकिन अगर महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों पर इसकी जो मोटाई वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो स्थल खंड वाला क्षेत्र है जहां पर हम और आप लोग रहते हैं, यानी जो आपका महाद्वीपीय भाग है, वहां पर जो क्रस्ट वाला भाग है ना, उसकी मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर तक है। लेकिन महासागरीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है। आपसे पूछे कि जो सर क्रस्ट है, जो क्रस्ट है वो पूरे पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट है, मात्र 1% क्षेत्र है। पूरा का पूरा जो क्रस्ट भाग है ना, वो हमारी पृथ्वी के 1% आयतन के बराबर है इसका क्षेत्र। पृथ्वी के कुल आयतन के यह मात्र 1% है। यह परत, इस परत को हम क्या बोलते हैं, इस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि लिथोस्फीयर किस परत को बोलते हैं, तो स्थल मंडल जो है वो ऊपर वाली परत है, इस पर मनुष्य रहता है ना। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाली जो परत उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाली परत को निचला क्रस्ट बोलते हैं। तो ऊपरी भूपर्पट्टी और निचला भूपर्पट्टी, मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने अलग से लिख रखा है कि इन दोनों के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। उनको मैं आगे आपको बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाने वाला हूं। तो याद रखिएगा, ये क्रस्ट वाला भाग है। क्रस्ट वाले भाग को आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है। ठीक है, यहां पर आपको मैंने ये भी बताया है कि जो महाद्वीपीय भाग है वो ऊंचा क्यों है और महासागरीय भाग नीचा क्यों है। क्योंकि प्लेटों की हलचल के कारण क्या हुआ, प्लेटों की हलचल के कारण जब प्लेटें आपस में क्या होती है, एक दूसरे से दूर होती हैं, दूर होते होते वो इतनी दूर जाती हैं कि बाद में अगर उनके बीच में अगर खिंचाव के कारण अगर वो टूट जाती हैं, टूटने के कारण उनके बीच के वाले भाग से जब अंदर का जो आंतरिक भाग का जो मलबा है या मैग्मा है वो ऊपर आता है, महासागरीय जो महासागरीय भाग है उसको ऊपर उठाता जाता है ना, और महाद्वीपीय भाग को ऊपर उठाता है और महासागरीय भाग नीचे दबता चला जाता है। इसीलिए महाद्वीपीय भाग की औसत ऊंचाई ज्यादा है और महासागरीय भाग की औसत ऊंचाई थोड़ी सी कम है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। हम आगे बात करें सर, दूसरा भाग हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा मेंटल या प्रवार है, यानी भूपर्पट्टी के नीचे, यानी क्रस्ट के नीचे वाले भाग को आपके क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं मेंटल। जो आपका भूपर्पट्टी या क्रस्ट वाला भाग है उसके नीचे मेंटल वाला भाग पाया जाता है। हम याद रखेंगे यह पृथ्वी के बीच वाली परत है, ये पृथ्वी के बीच वाली परत है, ये अर्ध तरल है। याद रखना भाई, ये कैसी है, प्लास्टिक के समान है, ये अर्ध तरल है। इसी क्षेत्र में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो तरल अवस्था में मिलते हैं, ये तरल अवस्था में फ्लो करते रहते हैं और इन्हीं तरल पदार्थों को हम मैग्मा के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं तरल पदार्थों को बच्चों हम मैग्मा के रूप में जानते हैं। जितनी भी भूकंपीय तरंगें होती हैं वो उनकी जो चाल है ना वो यहीं से क्या होती है भाई, जो भूकंपीय तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगों की जो चाल है वो इस क्षेत्र में घटती बढ़ती रहती है। कारण क्या है कि जो जितने भी तत्व हैं वो यहाँ पर अम्लीय मात्रा में, वो यहाँ पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और वो फ्लो करते रहते हैं। याद रखिएगा, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसी मेंटल वाले क्षेत्र को हम पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं तथा इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ, एक बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर प्रवाह या प्रवार या मेंटल। इस भाग को हम व्हाइट ऑफ द अर्थ या पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है सर, इस परत की जो गहराई है वो लगभग कितनी है, वो 900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ी परत है ना। पृथ्वी पर अगर आयतन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी की सबसे बड़ी परत यही है। इसका जो औसत घनत्व है वो 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका कितना योगदान है, 83%। तो सबसे ज्यादा योगदान इसी परत का है भाई, पृथ्वी के किसमें, पृथ्वी के आयतन में। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, है ना। 2 भाग कौन से हैं भाई, तो एक आपका यहां पर ऊपरी मेंटल हो जाएगा, नीचे आपका निचला मेंटल हो जाएगा। इसको भी 2 भागों में क्रस्ट की तरह, क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांटा है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऐसे ही इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इनके बीच में भी एक असंबद्धता है, आगे आपको बताऊंगा बहुत कायदे से। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किस पर, क्रोड पर, या आपका ये क्रोड वाला भाग है, इसको हम कोर बोलते हैं। देखिए भाई, आप कहेंगे सर यह केंद्रीय भाग है ना, ये कौन सा भाग है बच्चों,
ये केंद्रीय भाग है, सबसे बीच वाला भाग। यानी अगर हम इस गोले को बिल्कुल गोल कर देता तो ये बीच वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्रोड बोलते हैं भाई। इस बीच वाले भाग को क्रोड कहा जाता है। इसका तापमान सबसे अधिक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो तापमान है ना वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने कारण इसे गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। यानी यहां पर क्या है, गुरुत्वीय क्षमता सबसे ज्यादा है, इसीलिए इस भाग को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है ना, इस मंडल को धात्विक मंडल। सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी मंडल का है, सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी क्षेत्र का है। लगभग कितना, 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इस क्षेत्र का औसत घनत्व होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है, पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है भाई ये। इस परत को बेरिस्फीयर कहते हैं, बेरिस्फीयर। याद रखना, इस परत को क्या बोलते हैं बच्चों, बेरिस्फीयर कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी कोर और निचला कोर। ऊपरी कोर और निचला कोर, इसको दो भागों में बांटा गया है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग को इस बात को याद रखना है, मैंने आपको बताया था। अब देखो भाई, ये क्या है, ये है आपकी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी हमारी पूरी की पूरी अगर पृथ्वी की बात करें तो इस पर क्या है, इस पर आपको कुछ प्रमुख असंबद्धता पाई जाती हैं। जैसे पृथ्वी के कुछ भाग हैं, जैसे क्रस्ट वाले भाग को दो भागों में अगर हम बांट दें, क्रस्ट वाले भाग को, सबसे ऊपर क्या है, ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है, ये निचला क्रस्ट है। फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये ऊपरी क्रोड निचला क्रोड। इनके बीच में देखो ये असंबद्धताएं हैं, ये असंबद्धता इनके बीच में पाई जाती हैं। ये जो असंबद्धता इनके क्या क्या नाम है उनको हम जान लेते हैं। जैसे एक आपकी है कॉनराड असंबद्धता। देखो ये आपकी कॉनराड असंबद्धता है, ये किस किस के बीच में है कॉनराड, तो ये आपके बेटा क्या है, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। ये है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई एक असंबद्धता यहां भी तो है सर, एक असंबद्धता ये भी तो है, तो निचला क्रोड और ऊपरी मेंटल, यहां देख पा रहे होगे आप लोग। कौन सा मोहो, जो आपकी मोहो असंबद्धता है वो कहां पर पाई जाती है भाई, ये आपकी निचला क्रोड है, निचला आपका निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला वाला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में आपकी मोहो असंबद्धता पाई जाती है। रेपेटी असंबद्धता कहां पर होती है सर, तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये वाला जो भाग है ये ऊपरी मेंटल, ये वाला मेंटल और ये वाला मेंटल, इनके बीच में ये वाली असंबद्धता है बेटा आपकी, जिसे हम रेपेटी बोलते हैं। उसके बाद यहां पर सर कौन सी है, देखो ये आपका निचला वाला मेंटल है, ये ऊपरी वाला क्रोड है। निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में कौन सी है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता है। उसके बाद देखो यहां पर ये ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच में कौन सी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर लेहमैन असंबद्धता है। तो ये असंबद्धता को आप लोग जरूर याद कर लेना, परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। आपसे प्रश्न यहां से जरूर पूछ लेता, जब परीक्षा में प्रश्न पूछे तो बेहतर आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपकी असंबद्धता हो गई। अब इससे एसएसजीडी में प्रश्न किस प्रकार से बना है वो जानिए। देखो भाई, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं, बताओ। जो प्राकृतिक भूकंप है पृथ्वी की किस परत में आते हैं, आप कहेंगे सर ये जितने भी भूकंप हैं वो हमें स्थल मंडल पर महसूस होते हैं। जितने भी भूकंप हैं वो स्थल मंडल, जिस पर हम और आप लोग रहते हैं, वहीं पर ये हमें महसूस होते हैं। अगला देखो, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, जो भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटल से बनी है, जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से बनी है, तो आप कहेंगे सर ये स्थल मंडल है। ये कौन सी है बेटा, इसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। आगे देखो, भूपर्पटी को मेंटल के अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी को मेंटल से अलग जो रेखा करती है, मोहो असंबद्धता है। पीछे हम भी पढ़ चुके हैं मोहो असंबद्धता के बारे में। आगे बात करते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भाग से बना है। अब ये प्रश्न आपको करना, क्योंकि सरल है, बहुत बढ़िया है। ये आपको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं बेटा, ये मैं आपको क्या करता हूं, होमवर्क में दे दे रहा हूं। होमवर्क में आप लोग इसका मुझे आंसर करेंगे कि पृथ्वी का प्रायद्वीपीय पठार ये किस प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। क्या ये गोंडवाना लैंड का है,
टेथित सागर का है, एडियन का है या लॉरेंसिया का है, ये आपके भरोसे में छोड़ता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छे से कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए हम एक त्रिशूल बैच लेकर आए हैं। ये त्रिशूल बैच बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपका सपना एसएससी जीडी में जाने का है तो निश्चित तौर पर आप लोग जुट जाइए, लग जाइए और अभी से इस त्रिशूल बैच को ज्वाइन करिए। इसमें अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी क्लासेस 3 सितंबर से हम कंटिन्यू कर देंगे, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। इसमें 450 घंटे से ज्यादा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक आपके होंगे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट 10 आपको देने वाले हैं। ये बैच आपका 3 सितंबर, आपको बता रहा हूं 3 सितंबर से पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में ज्वाइन करेंगे चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है भाई, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा ये कोड है SG10, इसको आप लोग SG10 कोड को लगाइए और यूज करेंगे तो आपको 10% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये बेटा हमारा क्या था, ये हमारा त्रिशूल बैच है एसएससी जीडी के लिए हम लेकर आए हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ फ्री कोर्सेज में आपको मनोकामना पूर्ण सीरीज के नाम से एक सेगमेंट दिखेगा। जब उसे क्लिक करेंगे तो सभी पीडीएफ हमारी जो इस समय मनोकामना पूर्ण सीरीज की हम चला रहे हैं, सब पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।